हेलो दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पे हम पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया था, जिस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट किया। पॉइंट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर का नेम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जहाँ पे मेनली अगर बात करें तो 3 स्टैंडर्ड पढ़ने होते हैं। ऐसे 210, ठीक है, ऐसे 220 और SQC 1। ठीक है, ये हमें मेनली स्टैंडर्ड पढ़ने होते हैं इस चैप्टर के अंदर, और काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो चैप्टर अब से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट नंबर 4 से। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 4 इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि प्रोफेशनल जो एथिक्स हम बोल रहे हैं। ठीक है, एथिक्स का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यही अगर हम ऑडिट की लैंग्वेज में बोले तो इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब कि प्रोफेशनल पर्सन के पास से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जो आपके पास में है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, एंड आपके पास में लास्ट पॉइंट प्रोफेशनल बिहेवियर है। ये पॉइंट्स है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जिसे हम कहेंगे कि एथिक्स है, एथिक्स के प्रिंसिपल है बेसिकली। ठीक है, ये आपके सारे के सारे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो प्रोफेशनल पर्सन के अंदर होने एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब कि होने ही चाहिए। ठीक है, एज एन ऑडिटर, एज एन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके पास में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल डेवलप तो होने ही चाहिए। आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे ये कंपलसरी काम किया जाएगा कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपके पास में। हालांकि यहाँ पे प्रिंसिपल ये एथिक्स है। ठीक है, तो ये आपको इन बिल्ट आपको इसे फॉलो करना है। सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। आइए, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, ना ही ये रिवीजन लेक्चर हो ना ही फास्ट ट्रैक है। मैं आपको यहाँ पे सिंपली याद करवाने की ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, तो वही हम ट्रिक अपनाएंगे जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 में करते थे। कैसे कि सारे के सारे पॉइंट को हम ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक याद करने की ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को हम अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ याद रखनी है पॉइंट के अंदर, वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और फिर हम जो है इसकी ट्रिक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है यहाँ पे फेयर डीलिंग और ट्रूथफुलनेस, मतलब कि आपके पास में ट्रस्ट होना चाहिए। आप इस तरीके से वर्क करिए जो आपके पास में ऑनेस्टेबल हो, मतलब कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो सही सही करें। ठीक है, गलत लोगों के साथ में काम ना करें, सही और जो हमारे देश के हिसाब से रूल के हिसाब से हो वैसे ही काम करें। ये इंटीग्रिटी एक्सपेक्ट की जाती है आपसे प्रोफेशनल लुक से। ठीक है, प्रोफेशनल आप यहाँ पे बिहेवियर करेंगे, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, यहाँ पे अकाउंटेंट को यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। ठीक है, इंटीग्रिटी के अंदर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है, और इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। तो ये जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, ये वर्ड आपके एग्जाम में जो आप आंसर शीट लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये वर्ड हमेशा दिखने चाहिए और हाईलाइटेड दिखने चाहिए। अब ध्यान रहे, एग्जाम में हाईलाइटर यूज नहीं करना है और डिफरेंट कलर की पेन भी यूज नहीं करनी है। जब मैं बोलता हूँ कि हाईलाइटेड होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप पूरे का पूरा आंसर लिखेंगे, उसके नीचे आपको सिंपली ये वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करके आनी है, वही पेन से। ठीक है, अभी बार बार क्वेश्चन नहीं पूछना कि कौन सी पेन से पेंसिल से कर सकते हैं। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, ब्लैक पेन से आंसर लिख रहे हैं ना, तो ये जो लिख रहे हैं बस यहाँ पे जो ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देना, वही ब्लैक पेन से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, सिंपली अंडरलाइन कर देना, बस बात खत्म। ठीक है, अंडरलाइन कर देना, बात खत्म। ये जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ये अंडरलाइन होना चाहिए। एज एन पेपर चेकर जब भी मेरे पास में ये आंसर शीट आएगी तो सबसे पहले मैं इंटीग्रिटी में यही जो 2 सेंटेंस है वो देखूंगा, क्या ये सेंटेंस है? अगर है तो बस समझ लीजिए पूरे मार्क मिल जाएंगे इस पॉइंट के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी का बस यहाँ से जो यहाँ तक है उसमें जो आपको याद रहता है वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिंपली याद क्या रखना है वो बता रहा हूँ, बाकी आप अपने नॉलेज बेस से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी लैंग्वेज में बेसिकली। ठीक है, उसके लिए एक एक बार तो रीड करना ही पड़ेगा, एक एक बार रीड करिए, अपने नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं मार्क करवा रहा हूँ वो एज इट इज लिखना पड़ेगा, उसका सिनोनिम वर्ड भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एज इट इज लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, ऑनेस्ट लिखा है, और मीनिंग आपको लिखा है कि फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, तो ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका जो डिसीजंस आप लेते हैं, ठीक है, वो किसी के दबाव में आके नहीं करेंगे, मतलब कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो बायसनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए, एक इंडिपेंडेंटली काम करिए, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि रिक्वायर करता है कि जो ऑडिटर है, ठीक है, नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, अपने जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ बायसनेस। ठीक है, आप बायस नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे इंटरेस्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके पास में नहीं होना चाहिए ऑफ अदर, मतलब कि किसी दूसरे पर्सन की वजह से आप अपना जजमेंट चेंज नहीं करेंगे। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ये जो मैंने मेन पॉइंट आपको बताया वो आपके एग्जाम में आंसर शीट में दिखना चाहिए, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन ध्यान रहे जो अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो यही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो इसमें है ही नहीं और अपने बस हिसाब से लिखे जा रहे हैं।
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके आंसर में जो लिखा है उसी लैंग्वेज को बस आप चेंज करके अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हाइलाइटेड मैंने करवाया है वो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, उसमें आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर में आप ध्यान रखिए कि आंसर में आपके पास में, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने प्रोफेशनल नॉलेज का यूज़ करना है, स्किल का यूज़ करना है और उस तरीके से अपने क्लाइंट का वर्क करना है बेसिकली। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे एग्जाम में जब आप इसे लिखेंगे तो वर्ड क्या आना चाहिए पूरे सेंटेंस में? पूरे सेंटेंस में मुझे ये वर्ड दिखना ही चाहिए कि मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट क्लाइंट जो आपके पास में है या फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप अपना पूरा प्रोफेशनल सर्विस जो है वो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि नॉलेज बेस्ड, प्रोफेशनल नॉलेज बेस्ड, प्रोफेशनल स्किल बेस्ड ये आप काम कर रहे हैं। ठीक है? ये आपके पास में वर्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे ये आपको एग्ज़ैक्ट लिखना पड़ेगा कि डिलिजियसली आपको काम करना है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 पॉइंट आपके पूरे के पूरे लिखने हैं। डिलिजियस में आपको इंक्लूड करता है रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, थ्रोटली, ठीक है? एंड आपके पास में टाइमली बेसिस, ठीक है? ये तीनों पॉइंट का जब हम ऐड कर देते हैं, ये तीनों पॉइंट से बनता है डिलीजियस, ठीक है? तो डिलीजियस का मतलब क्या होता है? केयरफुली, थॉटली एंड टाइमली बेसिस पे वर्क करना, इसे हम कहते हैं डिलीजियसली। तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल का यूज़ करते हुए एक डिलीजियस वे में एक्ट करेंगे, अपना काम करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये लिखा है और इसका फिर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये जो हाईलाइटेड है एज इट इज़ आपका लिखा होना चाहिए। इसके बाद कॉन्फिडेंसलिटी। कॉन्फिडेंसलिटी में आपको याद रहे कि एज एन ऑडिटर आपको जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं होने देना है, मतलब कि इंफॉर्मेशन की जो हम कहते हैं एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंपॉर्टेंस होता है, वो आपको बनाए रखना है। ठीक है। आप एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं मतलब कि आप बिजनेस के हर एक राज को जान चुके होंगे। हाँ, डिटेल चीज़ें नहीं करते, मतलब कि ऊपर ऊपर से तो इन्फॉर्मेशन ले ही चुके हैं, तभी तो आप इस चीज़ का ऑडिट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कॉम्पिटिटर को पता ना चल जाए, मार्केट में घूमने ना लगे ये इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? जो किसी को नहीं पता, लेकिन आप एज़ एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं इसलिए आपको बताना पड़ता है। तो आपको बताया गया है तो आपका यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आप मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है? किसी को भी नहीं बताएँगे, ये आपके पास में होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? इसी में अगर मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम में ये अगर आप पॉइंट पूछा जाता है तो आप क्या लिख के आएँगे, तो ये आपका होना ही चाहिए, इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू थर्ड पार्टी, और इसे हाइलाइट करके आएँगे नीचे, अंडरलाइन बेसिकली, ठीक है? ये आपका एग्ज़ाम में आंसर होना ही चाहिए। और नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि नॉट प्रोहिबिटेड। अच्छा, ये भी लिखा है, ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ये आजकल पता नहीं वो अपना पूरे का पूरा एक सेंटेंस बना के पूछ लिया जाता है कि डिस्कस करिए। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है, मतलब कि जो अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी शेयर नहीं करनी है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि अगर लॉ कह रहा है, मतलब कि कोर्ट में आपको बुलाया गया और आपसे कहा गया है कि इस क्लाइंट की कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी गई है वो आपको बतानी है, तब बतानी है, ठीक है? यहाँ पे कहता है कि ज अगर लॉ आपसे पूछ रहा है तो फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जहाँ पे आप प्रोहिबिटेड मतलब कि जहाँ पे आप यहाँ बेसिकली कहते हैं ना कि जहाँ पे बंधे हुए नहीं हैं आप, ठीक है? ये बताने के लिए बंधे हुए नहीं हैं, वहाँ पे आप कभी भी इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इतना ही याद रखिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि इन्फॉर्मेशन आपको जो है थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। लेकिन अगर लॉ कहता है, ठीक है? लॉ आपसे पूछ रहा है, कोर्ट में आपको बुलाया गया है, कहीं से भी आपको लॉ के हिसाब से बताना पड़ रहा है, तो आप बताएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कहीं पे भी आप जो है इसे डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। प्रोफेशनल बिहेवियर, इसके बारे में तो क्या ही बताएँगे, ठीक है? प्रोफेशनल बिहेवियर सबको पता होता रहता है। तो भाई प्रोफेशनल बिहेवियर रखिए, ठीक है? इसी तरीके से इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखिए, ऑब्जेक्टिविटी, गुड टेम्पर के हिसाब से काम करिए, ठीक है? यहाँ पे वर्ड ये हाइलाइट कर लीजिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड गुड रेपुटेशन, ठीक है? उस तरीके से काम करिए प्रोफेशनली, ठीक है? इसमें तो क्या ही बताना। ये आपके टोटल 5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? और पूछा जाता है क्वेश्चन, तो पाँचों पॉइंट में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आना पड़ता है। 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर एक पॉइंट में 2-2 पॉइंट कम से कम आप लिख के आइए, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे याद करने की ट्रिक, तो याद करने की ट्रिक आपके पास में मैं आपको बता दूँ, इसका याद करने की ट्रिक है पीकॉक, ठीक है? याद करने की ट्रिक क्या है? पीकॉक, ठीक है? तो ये यहाँ पे लिख लीजिए आप, पी से मेरा मतलब है यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है? पी से मेरा मतलब है प्रोफेशनल बिहेवियर, आई से मेरा आई से मेरा मतलब है इंटीग्रिटी, सी से मेरा मतलब है आपके पास में मैंने अभी-अभी कहा कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्मेशन किसी को भी आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ठीक है? ओ से ऑब्जेक्टिविटी और पी से आपके पास में 2 ही है, एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए और एक मैंने आपको कहा वो ड्यू केयर, क्या था? प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है? बड़ा नाम था, ड्यू केयर,
ओके, तो ये आपके पास में ये शॉर्टकट मैंने आपको की प्रोवाइड कर दी है। इसे आप यहाँ पे एग्ज़ाम अपने पेपर में ही लिख लीजिए, मतलब कि अपने बुक में ही इसी पेज पे ही लिख लीजिए ये की पॉइंट आपके पास में। तो क्या याद रखेंगे जब भी आपको पूछा जाए कि बताइए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आपके पास में प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल बताइए, तो हमें याद आ जाना चाहिए पीकॉक, ठीक है? पीकॉक, पी से प्रोफेशनल बिहेवियर, आई से इंटीग्रिटी, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी और पी से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, राइट? कंप्लीट हो जाता है आपके पास में ये टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर।